एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, ओके। तो एग्जाम्पल 3.3 तक हम जो है डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम एग्जाम्पल 3.4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। देखिए, consider the atomic number and position in the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of metallic character। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस गिवन है। तो हमें इनका मेटालिक करैक्टर जो है पूछा गया है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो सोडियम होता है ग्रुप 1 में, राइट। फिर हमारे पास आता है बेरिलियम, ठीक है। अब पहले सोडियम यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में बेरिलियम आता है, फिर इसके नीचे मैग्नीशियम दिया हुआ है, राइट। फिर आगे हमारे पास फास्फोरस होता है, राइट। फास्फोरस हमारे पास क्या होता है? फास्फोरस होता है। और कार्बन यहाँ पे होता है, यहाँ पे नीचे क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ओके। इसका नामी नंबर बेरिलियम का 4 होता है, सोडियम का 11, ये 12 होता है, फास्फोरस 15 होता है, राइट। और सिलिकॉन जो कि कार्बन के नीचे आएगा, दैट इज़ यहाँ पे सिलिकॉन 14 होता है कार्बन के नीचे, राइट। अब हमने ये पढ़ लिया है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। क्या होता है? मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है। तो मेटालिक करैक्टर जो है हमारे पास डिक्रीज़ होता है जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनमें कंपैरिजन देखें, ठीक है, जो ये हमारे पास पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक जो है वो सोडियम है, राइट। क्या है हमारे पास? मेटालिक सोडियम है, राइट। सोडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक है। इससे कम क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, राइट। अब ये दोनों नॉन मेटल हैं, इनका मेटालिक करैक्टर तो कम है, ये तो पहले जो हैं लास्ट में ही आएंगे। और इसमें भी नॉन मेटालिक ज़्यादा क्या है? फास्फोरस है। उससे पहले क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा। अब बेरिलियम आ गया, क्योंकि ये मेटल है तो ये भी मेटालिक है, तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम के पीछे आएगा, इस तरीके से। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मेटालिक करैक्टर जो रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर वो ये रहेगा, सोडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक है और फास्फोरस जो है सबसे कम होगा, ओके। तो अब हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, दैट इज़ एग्जांपल 3.5। एग्जांपल्स को यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में, ओके। Which of the following species will have the largest and smallest size? देखिए, कैटाइन होगा तो हमारे पास क्या होगा? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट साइज़ होगा। एनाइन होगा तो लार्जेस्ट साइज़ होगा। न्यूट्रल एटम होगा तो इंटरमीडिएट है। अब देखिए, ये तो इंटरमीडिएट, न्यूट्रल है तो इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हमारे पास पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट साइज़ और लार्जेस्ट साइज़ हमारे पास किसका होगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, ये मैग्नीशियम 2+ है, ये एल्युमिनियम 3+ है। अब हमारे पास सबसे पहले मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। एल्युमिनियम भी मेटल है, एटॉमिक नंबर 12 है, ये एटॉमिक नंबर 13 है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ बन रहा है, ध्यान दीजिए। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, डिक्रीज़ होता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे कम किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है। तो अगर हम इनमें देखें, आयंस न्यूट्रल एटम के केस में देखें, क्योंकि कैटाइन का तो कम होता है, ठीक है। कैटाइन का तो कम होता है किससे? न्यूट्रल एटम से। फिर एनाइन का जो है उससे ज़्यादा होता है। एनाइन तो हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, राइट। अब तो बात सिर्फ कैटाइन और एनाइन की है। देखिए, न्यूट्रल एटम की और कैटाइन की बात हो रही है हमारे पास।
तो कैटाइन तो कम ही होगा, ठीक है, हमारे पास कैटाइन क्या होगा, कम होगा, और जो न्यूट्रल एटम है उसका ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स की बात करते हैं इन दो में, तो इसका एटॉमिक साइज़ कम होगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या होगा, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा। ओके, अब आप ये देखिए कि अगर हम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में कंपेयर करें तो मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम का ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू कैटाइन, ठीक है। इन दो में आपने देख लिया मैग्नीशियम का ज़्यादा है, अब इन दो में आपने कंपेयर किया तो न्यूट्रल एटम का ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं आया, ठीक है, ये भी नहीं आया, ये आ गया सबसे ज़्यादा। अब देखिए ये, अब ये एल्युमिनियम 3+ है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के कारण इसका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज़ वाला हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने इसको समझना है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, देखिए कहा है कि हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन है, राइट, ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 496, इसका है 737 और यहाँ पे दिया है 786 किलो जूल पर मोल। अब डेटा से क्या क्लियर है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जो है नॉन मेटालिक रिएक्टर इंक्रीज़ होता है, तो नॉन मेटल डू नॉट वांट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब कह रहा है प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्युमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760 किलो जूल पर मोल, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, एल्युमिनियम की, ठीक है, एल्युमिनियम की, तो अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा यहाँ से एल्युमिनियम के केस से, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2, 8 और 3, तो अगर आपने यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना है, ठीक है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, तो ये चाहेगा कि मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ करूँ, तो कम एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने पूछा है इन दो एनर्जीज़ में से कौन सा एनर्जी जो है यहाँ पे होगा, तो कम एनर्जी जो है हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। इट विल बी मोर क्लोज टू 575 किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द 3s इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में क्या है, कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, किसके कंपैरिजन में, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। जैसे सिलिकॉन से पीछे क्या आता है, एल्युमिनियम आता है, तो एल्युमिनियम के लिए एक 7 कितना कह रहा है, 760 कह रहा है, और सिलिकॉन का कितना दिया है, 786 दिया है, तो कम, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम में और कम जो है यहाँ पे एनर्जी लगेगा, लेकिन वो जो है बहुत ही कम लगेगा, 575, ये भी नहीं आएगा हमारे पास, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच हैज़ लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट। विद इन अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप की बात करें, विद इन अ ग्रुप अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है लेस नेगेटिव रहता है डाउन अ ग्रुप। याद रखिए इस बात को, डाउन द ग्रुप जो है ये लेस नेगेटिव रहता है, लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव, ओके। हाउएवर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू दी 2p ऑर्बिटल, अगर 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ग्रेटर रिपल्शन हो रहा है देन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द लार्जर 3p ऑर्बिटल। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं और अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है 3p ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं,
कह रहा है कि एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द 2p ऑर्बिटल लीड्स टू ग्रेटर रिपल्शन देन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द लार्जर 3p ऑर्बिटल। हैंस द एलिमेंट विद मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ क्लोरीन। ठीक है, आप जो है जैसे हम फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो फास्फोरस और सल्फ़र आपको पता ही है, जैसे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आएगा और ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र। तो लेफ़्ट टू राइट जो है हमारे पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, दैट इज़ मोर नेगेटिव। तो इनकी कंपैरिजन में इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो कम हो गया। ठीक है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। फ्लोरीन के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p5 होगा, हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के केस में देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ध्यान दीजिए, ये 17 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 9 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ पे भी हमने 3p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ पे हमने 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बात, जब हम यहाँ पे 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या है, फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा सेकंड शेल में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, क्योंकि इसके पास इतना स्पेस नहीं है कि इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने पास यहाँ पे रख पाए। इसका साइज़ लार्ज होने के कारण, ठीक है, 3p जो है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये इसको एकोमोडेट कर सकता है मोर इजली। ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्शंस होंगे ये इसको अकोमोडेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना मोर प्रेफर करेगा, तो जो मोर प्रेफर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, मोर नेगेटिव रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मोस्ट नेगेटिव किसका है, क्लोरीन का, और लीस्ट नेगेटिव किसका रहेगा यहाँ पे, फास्फोरस का। किसका रहेगा, फास्फोरस का। ठीक है, देखिए फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये डाउन द ग्रुप जो है लेस नेगेटिव होता है। जब डाउन द ग्रुप जो है ये लेस नेगेटिव है, ठीक है, एक तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है, कम होता है ये, ठीक है, लेफ़्ट साइड में कम होता है, और दूसरी बात डाउन द ग्रुप बात करें तो लेस नेगेटिव, तो क्या आएगा फिर हमारे पास, फास्फोरस आएगा यहाँ पे आंसर। ओके, फास्फोरस। तो हमने आपको ये एग्ज़ाम्पल जो है बताने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। देखिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, और जैसे आप यहाँ पे बात करें तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इन एरो से आप जो है ये चीज़ें याद रख सकते हैं, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 3.8 कह रहा है, पीरियोडिक टेबल का यूज़ करके प्रेडिक्ट कीजिए फार्मूलाज ऑफ द कंपाउंड्स विच माइट बी फाउंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, एल्युमिनियम एंड सल्फ़र। देखिए सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 एलिमेंट है, इसके वैलेंसी 4 होती है, और ब्रोमीन जो है ये हैलोजन फैमिली में है जिसका वैलेंसी 1 है। तो जो कंपाउंड बनेगा सिलिकॉन और ब्रोमीन से तो ये बनेगा SiBr4। ठीक है, SiBr4। ठीक है, इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 4 है, तो सिलिकॉन जो है 4 ब्रोमीन के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा SiBr4। ठीक है, अब एल्युमिनियम और सल्फ़र का देखिए, एल्युमिनियम का वैलेंसी अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है और सल्फ़र का वैलेंसी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, Al2S3 जो है ये फॉर्मूला बनेगा। क्रॉस ओवर वैलेंसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ 3.9 कह रहा है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी जो है एल्युमिनियम का इस कंपाउंड में सेम होगा। ठीक है, ये एल्युमिनियम लिखा है यहाँ पे, फिर Cl तो क्लोरीन का सिंबल है, और वाटर जो है 5 टाइम्स लिखा हुआ है, और ओवरऑल चार्ज जो यहाँ पे दिया है इस कंपाउंड का ये 2+ दिया हुआ है। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी एल्युमिनियम का, ये चार्ज भी जो है एल्युमिनियम का है, और कोवेलेंसी भी जो है पूछ रहा है कि क्या दोनों चीज़ें सेम होंगी। नो, दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो एल्युमिनियम का यहाँ पे आएगा वो +3 आएगा,
राइट। कितना आएगा +3। और जो कोवेलेंसी है एल्युमिनियम का वो +6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड तो इसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाए और 1 बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बनाया। तो जितने बॉन्ड बनाए हैं इसने दैट इज़ यहाँ पे इसका ये कोवेलेंसी, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग के कारण इसने ये बॉन्ड बनाए हैं एल्युमिनियम ने, दैट इज़ कोवेलेंसी। तो 6 है इसका कोवेलेंसी, बॉन्ड 6 दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। और दूसरी बात, आप ये चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जिसका कैलकुलेट करना उसको x रख लेते हैं एल्युमिनियम के लिए। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 होता है और वाटर न्यूट्रल होता है ये 0 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज +2। ओके, तो ये -1 है, x -1 इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2, -1 आगे आके +1 हो गया तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। ओके, 3 हो गया। तो इसका एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहता है और कोवेलेंसी इसका यहाँ कंपाउंड से क्लियर है कि एल्युमिनियम अगर सेंट्रल एटम है तो एल्युमिनियम के साथ जो है हमारे पास 1 तो क्लोरीन है और 5 हमारे पास यहाँ पे इसके साथ में क्या है, वाटर है। ओके, 5 क्या है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल है 5। 5 जगहों पे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो 6 बॉन्ड यहाँ पे टोटल ये बना रहा है एल्युमिनियम, इसलिए इसका कोवेलेंसी क्या रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ सोडियम ऑक्साइड का। शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट सोडियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है और ये क्लोरीन का ऑक्साइड जो है एसिडिक है। हमने कहा था कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और ये क्लोरीन का ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्लोरेट आयन बना रहा है, HClO4 बना रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिक और एसिडिक नेचर जो है क्वालिटेटिवली टेस्टेड विद लिटमस पेपर, इनका जो है ये टेस्ट किया जाता है। ओके, तो ये एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया। अब ये चैप्टर का समरी है। तो ये क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं कि आपको ये क्वेश्चन बताना है कि पीरियोडिक टेबल का बेसिक थीम क्या है, क्यों पीरियोडिक टेबल की नीड पड़ी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है मेंडलीव ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो ये भी हमने आपको पढ़ाया है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है। ओके, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। क्वांटम नंबर्स की बेसिस पे आप जस्टिफाई कीजिए कि 6th पीरियड में आपके पास जो है 32 एलिमेंट्स किस तरीके से हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है। इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114। तो हमने आपको कहा है कि जब भी आपको पीरियड और ग्रुप फाइंड करना हो तो फार्मूला बताया है। आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, तो ब्लॉक डिसाइड कीजिए। फिर अगर आपको ब्लॉक पता चल जाता है तो आप जो है, अगर S ब्लॉक है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, P ब्लॉक है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, अगर D ब्लॉक आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला है कहाँ पे लोकेट करना आपने ग्रुप, ठीक है। और अगर F आ रहा है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। ओके, तो राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपने उनके एटॉमिक नंबर लिखने हैं जो 3rd पीरियड में आते हैं और 17th ग्रुप में आते हैं। तो विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाई लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी और C एबोर्ज ग्रुप। तो ये भी आपने जो है आंसर करना है कि कहाँ पे जो है किन एलिमेंट्स के नाम जो हैं बर्कली लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी में रखे गए हैं और C एबोर्ज ग्रुप में रखे गए हैं। ओके, ये क्वेश्चंस आप सब जो है देखेंगे इनके आंसर्स। वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको आंसर देना है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस से क्या समझते हैं आप, तो आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया है। एटॉमिक रेडियस का क्या वेरिएशन है पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। आप इस वेरिएशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको क्लास में डिस्कस किया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होते हैं और बताइए कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है इसका आंसर कैसे देना है, राइट। तो आप देखिए ये कुछ स्पीशीज़ दिए हुए हैं, तो इनमें क्या कॉमन है, तो देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखिए क्या है, तो इनमें कॉमन क्या है और इनका इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस जो है बताइए। तो ये भी हमने आपको ऑर्डर बताया है, ठीक है, कि न्यूट्रल एटम, फिर हमारे पास क्या होता है कैटाइन, एनाइन। तो एनाइन का साइज़ लार्ज होता है, देन न्यूट्रल एटम, देन कैटाइन, ठीक है। ये कंसेप्ट सब ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमने यहीं पे समझाया था आपको कि कैटाइन जो है स्मॉलर होते हैं, एनाइन लार्जर होते हैं, क्यों, पेरेंट एटम से। तो ये रीज़न भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, तो
आपने ये बताना है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन डिफरेंस सिग्निफिकेंस क्या है इन टर्म्स का, ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफ़ाइन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर में हम ये क्वेश्चन जो है रख रहे हैं, आप इनको प्रॉपरली जो है इनके सॉल्यूशंस को जो है राइट कीजिए, राइट। नेक्स्ट टाइम हम जो है यहाँ से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।